वसीहत पार्ट 2। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सपना बड़ी चालाकी से पहले तो घर और उसके बाद अपने ससुर की दुकान ले लेती है और ऐसा प्रिटेंड करती है मानो जैसे ये घर और बिजनेस उसके पति का ही खड़ा किया हो। सपना अपने देवर और देवरानी को घर से निकालने के लिए जानबूझकर उन्हें दिन रात ताने देती है। आइए देखते हैं कि इस बार सपना अपने देवर देवरानी को क्या ताना देती है और उसके ताने देने का असर अभिषेक और नेहा पर किस तरह से पड़ता है। लोग सोचते हैं कि 15-20 हज़ार घर में देकर वो घर चला रहे हैं। अरे ये जितनी सैलरी घर में देते हैं ना, उससे ज्यादा का तो इनका खाना हो जाता है। हम खाए 3 रोटी तो कोई खाए 5 रोटी। बस भाभी बहुत हो गया, अब आप मेरे खाने को भी लेकर बोलेंगी? अरे मैं चाहे 15 कमाऊँ या 20, सब कुछ आपको ही तो दे देता हूँ। इस घर में मेरा भी हिस्सा है। माँ पापा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मुझे नहीं रहना भैया भाभी के साथ। आखिर इन्होंने मेरे लिए ऐसा किया ही क्या है जो हर समय मुझे जताते रहते कि ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। अरे भाई, तू कौन सा हिस्सा मांग रहा है? तेरा कोई हक हिस्सा नहीं है। ये घर, ये दुकान, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। भले ही दुकान पापा ने शुरू की थी, लेकिन उसे इतने ऊंचे मकाम पर तो मैं ही लेकर आया हूँ। इसलिए घर ज़मीन में से तो तुझे कुछ नहीं मिल सकता। पर हाँ, अपनी दुकान की कमाई का 10% तुझे दे दूंगा, वो ले लेना और रहना फिर अपनी बीवी के साथ। भैया, मुझे आपकी खैरात नहीं चाहिए। आप ये 10% भी अपने पास ही रख लो। मैं अपना और अपनी बीवी का गुजारा कर सकता हूँ। हम कल सुबह ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अभिषेक भी सोच लेता है कि अब वो अपने भैया भाभी के ताने सुनकर इस घर में नहीं रहेगा। इसलिए अभिषेक अपना हक हिस्सा छोड़कर अपनी बीवी के साथ सुबह होते ही घर छोड़कर चला जाता है और एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगता है। अब घर में सिर्फ सपना अपने पति, बेटे और सास ससुर के साथ रहती है, जहां वो समय के साथ अपने सास ससुर को भी हर समय नीचा दिखाती और उन्हें ताने दिया करती। क्या माँ जी, आप घर में कुछ करती तो है नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं अपने पति के साथ, उसमें भी आप मेरे काम को बढ़ा देती हैं। अरे कुछ नहीं कर सकती तो आराम से तो बैठ जाइए। अरे पर बहू, मैंने और तेरे ससुर ने ऐसा भी क्या कर दिया जो तू हमें इस तरह की बात कर रही है? माँ जी, मैंने अभी अभी पोछा लगाया था घर में, पूरी तरह से सूखा भी नहीं। आप और पिताजी अपने कमरे से आ गए और बैठ गए हॉल में टीवी देखने के लिए। इस घर में कोई नौकरानी नहीं है, मैं अकेले ही इतना बड़ा घर संभाल रही हूँ। आपको थोड़ा तो मुझ पर तरस आना ही चाहिए ना। अरे बहू, ध्यान नहीं दिया हमने, गलती हो गई हमसे, माफ़ कर दे। अब से हम अपने कमरे में ही रहेंगे। चलिए जी। आपको तो कुछ कहना ही बेकार है, कुछ भी कहो तो मुंह बनाकर चले जाते हैं। सुमित्रा को अपनी बहू की बातें बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो अपने पति के साथ कमरे में चली जाती है, जहाँ दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हैं। क्या दिन आ गए, मैंने अकेले अपने बच्चों को पाला और मेरा बेटा मुझसे ही सब कुछ लेकर आज मुझे ही आंख दिखा रहा है। रवि से अच्छा तो मेरा छोटा बेटा अभिषेक था। उसने अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठाया, यहाँ तक कि अपनी शादी का कर्जा भी उसने खुद चुकाया और अपनी शादी में पैसे भी खुद दिए। पर उसने कभी मुझसे ऐसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और ना ही मुझे इस तरह के कभी ताने दिए। सुमित्रा, हमसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें इतनी जल्दी घर का भार बड़े बेटे के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए था। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास अपने बेटे बहू के ताने सुनने के अलावा और कुछ नहीं बचा। सुमित्रा और राम मजबूर थे क्योंकि अभिषेक उनसे दूर जा चुका था। उन दोनों के पास रवि और सपना के अलावा कोई नहीं था, इसलिए वो अपने बेटे और बहू के ताने सुनकर भी चुप रहते। पर सपना और रवि के ताने इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अब सुमित्रा और राम के लिए 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक दिन राम को लूज मोशन लग जाते हैं, जिसमें सुमित्रा सपना से कहती है, सपना बहू, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें लूज मोशन हो रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी दलिया या खिचड़ी बना देना बेटा। माँ जी, अब मैं कुछ बोलूँगी तो आपका भी मुंह बनेगा, पर मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, आपके पति की सेवा मुझसे नहीं होगी, खुद कीजिए आप। मैं नहीं बनाने वाली पिताजी के लिए दलिया खिचड़ी, और उनके कपड़े भी ना आप खुद धोना। मैं तो कहती हूँ अब से आप लोग अपना खाना पीना, कपड़े बर्तन सब कुछ खुद ही कर लिया कीजिए। मेरे बस की ना है आप लोगों की सेवा करना। बस बहू, बस, बहुत हो गया। तेरे पिताजी की तबीयत इतनी खराब है, पर तूने एक बार भी ये पूछा कि पिताजी कैसे है?
उनकी दवाई तक नहीं करवाई। वो कैसे बीमारी झेल रहे हैं ये बात सिर्फ उन्हें ही पता है। और मैंने तुझसे नहीं कहा अपने पिताजी के कपड़े धो, मैं अपने पति का ख्याल रख सकती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा गुस्से में वहां से चली जाती है और अपने पति के साथ बैठकर अपनी किस्मत को कोसती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा राम से कहती है, सुनिए जी, मुझसे अब बहू के ताने और नहीं झेले जाते। हमने जो 10 लाख की एफडी करवाई थी, मैं सोच रही हूँ कि उसको हम तुड़वाकर अपने छोटे बेटे के पास चले जाए। अगर हम उसे कुछ दे तो शायद वो हमें अपने पास रख ले। मुझे उम्मीद है कि हमारा छोटा बेटा बड़े बेटे जैसा नहीं होगा। सुमित्रा, हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारी वो एफडी है। अगर हमारे छोटे बेटे ने भी हमें नहीं रखा तो हम कहाँ भटकेंगे। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। राम और सुमित्रा की सारी बात सपना सुन लेती है और जब उसे पता चलता है कि उसके सास ससुर ने 10 लाख की एफडी करवा रखी है तो वो अपने पति से इस बारे में बात करती है। सुनिए जी, हमसे एक बहुत बड़ी गलती होगी। हमें तो 10 लाख की एफडी के बारे में पता ही नहीं था। आज ही मैंने माँ जी और पिताजी की बात सुनी है। अगर ऐसी बात है तो कुछ दिन झेल लो माँ और पिताजी को, कर लो उनकी सेवा। 10 लाख की एफडी जब मिल जाएगी तो घर से निकाल देंगे। रवि और सपना को जैसे ही एफडी के बारे में पता चलता है, दोनों पति पत्नी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेते हैं। सपना अपनी सास से माफ़ी मांगती है। माँ जी, अब पिताजी की तबीयत कैसी है? उनका लूज मोशन ठीक तो हो गया ना? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कितनी बदतमीज़ी से आपसे बात करी, पर क्या करूँ, आपका पोता भी ना बदतमीज़ हो रहा है, हर समय उल्टा जवाब देता है। मुझे और अपने पिता को तो कुछ समझता ही नहीं। बस घर की टेंशन आप पर और पिताजी पर निकल गई, पर अब ऐसा नहीं होगा माँ जी। कोई बात नहीं बहू, भूल जाओ पुरानी बातों को। सुमित्रा एक बार फिर अपनी बड़ी बहू की चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाती है। सपना इसी तरह से कुछ दिनों तक अपने सास ससुर की सेवा करती है और उनकी सगी बनकर रहती है। पर एक दिन रवि घर आता है और अपने माता पिता के सामने अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। माँ, पिताजी, हम बर्बाद हो गए। हमारी दुकान घाटे में जा रही है। मेरे पास 10 लाख नहीं है जो मैं उसमें लगा सकूं। अगर दुकान इसी तरह से घाटे में चलती रही तो लगता है कि हम रोड पर आ जाएंगे। क्या? ऐसा भी क्या हो गया बेटा? और तुझे दुकान के लिए 10 लाख रुपए चाहिए ना? अरे मैं और तेरे पिताजी हैं ना, दे देंगे। अरे आप देख क्या रहे हैं जी? अपनी एफडी किस दिनों के लिए बचा रखी है आखिर? इससे बड़ी और मुसीबत क्या आ सकती है हम पर? हमारा घर दुकान सब बिक जाएगा, हम रोड पर आ जाएंगे। अरे आप अपनी एफडी तुड़वा कर रवि को दे दीजिए। सही कहते हैं, माँ तो आखिर माँ होती है। बेटा चाहे कितना ही माँ के साथ बुरा क्यों ना कर ले, पर कभी भी एक माँ अपने बेटे को मुसीबत में नहीं देख सकती। और इसीलिए सुमित्रा और राम अपनी एफडी तोड़कर सारे पैसे रवि को दे देते हैं। पर रवि एफडी के पैसे लेकर अपने माँ बाप को अपना असली रंग दिखा देता है। देखो माँ, आप हमारे माता पिता हैं, इसलिए मैं आपको इज्जत के साथ बता रहा हूँ। अब मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही कि मैं आप लोगों को और पाल सकूँ। मेरा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, आप दोनों अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। देखा सुमित्रा, हमारा बेटा तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलना जानता है। हमसे मतलब क्या? इसने तो हमें घर से ही निकाल दिया। चलो हम अभिषेक के पास जाएंगे और अपनी वसीयत बदलवाएंगे और फिर इसको हम इस घर से निकालेंगे जिस पर इसे घमंड है। राम सुमित्रा के साथ अभिषेक के घर जाता है। अभिषेक के माँ बाप अभिषेक से माफ़ी मांगते हैं। बेटा, जाने अनजाने में सही पर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ममता के मोह में आकर मैंने रवि पर आंख बंद करके विश्वास किया और सारी वसीयत उसके नाम कर दी। पर मैं कोर्ट के चक्कर काट लूंगी और वसीयत फिर से बनवाऊंगी। तुझे तेरा हक दिलवा कर रहूंगी। बस तू रवि की तरह हमें छोड़ मत देना, वरना हम जीते जी मर जाएंगे। माँ, आपको किसी कोर्ट के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए वसीयत का कोई भी हक हिस्सा। जिस तरह आपने और पिताजी ने पूरी ज़िंदगी लगाकर इतना सब कुछ इकट्ठा किया, उसी तरह मैं भी खुद से मेहनत करूँगा और अपने दम पर घर दुकान सब कुछ खरीद लूँगा।
किसी का हक नहीं चाहिए मुझे। आप बस मेरे साथ रहिए और अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। हम इस छोटे से घर में ही रहकर अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। इस तरह से अभिषेक अपने माँ बाप को अपना लेता है और छोटे से किराए के घर में रहकर ही अपनी बीवी के साथ अपने माँ बाप की भी देखरेख करता है।